जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड को पुश करते हैं, और वो पुश होने वाला ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स को पुश करता है, और ये कहलाता है जनाब ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। इसी तरह डायस्टोलिक प्रेशर है। एवरेज हम सुनते हैं 80 मिलीमीटर। प्रेशर क्या है? ये दरअसल सिस्टोलिक प्रेशर में चेंज है डायस्टोल की वजह से। सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 होता है, डायस्टोल की वजह से वो कम हो के जब 80 पे आता है तो एक और सिस्टोल आ जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। अब कौन कौन से फैक्टर इसको दो फैक्टर्स का जिक्र हमारी बुक के अंदर दिया गया है। एक काम जनरली डिस्कस करेंगे, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम। जनरली ये जनरल बात है, ठीक है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लड। वेलोसिटी ऑफ ब्लड से क्या मुराद है? रेट ऑफ ब्लड फ्लो। Rate of blood flow is called velocity of blood. And number 3, blood pressure is जिस ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां ब्लड प्रेशर कम होगा, वहां ब्लड के फ्लो की स्पीड कम होगी। सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का होता है, कैपिलरीज, और सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया आर्टरीज का होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो क्या है? सबसे ज्यादा है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। नेक्स्ट, ब्लड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन
This is persistent rise of blood pressure, ये हाई राइज ऑफ ब्लड प्रेशर। और इसका कॉज क्या है जी जनाब? इसका कॉज होता है थ्रम्बस या एम्बोलस। ये क्या होते हैं? थ्रम्बस होता है ब्लड क्लॉट, एम्बोलस होता है मूविंग क्लॉट। इसी तरह प्लेक, प्लेक होता है लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल। इसी तरह लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यूज फ्रॉम आर्टीरियल वॉल। आर्टीरियल वॉल में से अगर इलास्टिक टिश्यू खत्म हो जाए तो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ थोड़ी ब्लर है, ठीक हो जाएगी। आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती तो उससे क्या होता है जनाब? उससे भी हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है और उससे बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर खुद एक डिजीज भी है, जेनेटिक्स से भी इसका ताल्लुक है, सिचुएशन के साथ भी है। ये एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह एक डिजीज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है? हार्ट अटैक, टेक्निकली ये हार्ट अटैक है। और टेक्निकली दिस इज नेक्रोसिस ऑफ हार्ट वॉल। हार्ट वॉल की नेक्रोसिस है, किस वजह से? अगर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ coronary arteries या coronary vessels अगर ब्लॉक हो जाती हैं, उनको ब्लॉक कौन करता है? नाम को ब्लॉक करता है प्लेक, थ्रम्बस, एम्बोलस, ठीक है, या कोई एयर ड्रॉपलेट, ठीक। तो इससे क्या होता है? इससे होते हैं एरिथमियास। एरिथमियास होती हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट्स। और वेंट्रिकल्स के अंदर फिब्रिलेशन। ये फिब्रिलेशन क्या है जी? फिब्रिलेशन जो है ना, ये डेथ है, वेंट्रिकल की वॉल की डेथ है। तो ये तो जनाब हो गया मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसके बाद हमारे पास है जी स्ट्रोक या सेरेब्रल इंफार्क्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है जनाब स्ट्रोक। स्ट्रोक के मीनिंग होते हैं लो ब्लड वॉल्यूम। अगर बॉडी के किसी भी रीजन को ब्लड वॉल्यूम कम मिले तो उसके टिश्यूज की डेथ हो जाती है। टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन स्ट्रोक। और ब्रेन स्ट्रोक दरअसल सेरिब्रल इंफार्क्शन है। बिल्कुल इसका काज भी वही है जो हार्ट अटैक का हो सकता है, जैसा कि थ्रम्बस या क्लैट, कोई सब्सटेंस जो ब्रेन की आर्टरीज के अंदर क्लॉट कर जाए, जमा हो जाए, उससे क्या होगा जनाब, ऑक्सीजन जब ब्रेन के टिश्यूज को नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, ब्रेन की डेथ होगी। काज इसका भी जो है ना वो ब्लॉकेज है, और मोस्टली ये ब्लॉकेज किसकी वजह से होती है, थ्रम्बस या एम्बोलस। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ हो जाएगी। ब्रेन के टिश्यूज भी सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं ऑक्सीजन की सप्लाई से, ग्लूकोज की सप्लाई से। नेट अगर सप्लाई जो है ना अगर थोड़े टाइम के लिए भी जीरो हो जाए तो उससे डेथ हो जाती है। तो उसके बाद है जी हेमरेज। हेमरेज हेमरेज का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, यानी ब्लड वेसल में से ब्लड का निकलना। नॉर्मली हमारा ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, जैसे आमतौर पर किसी वेसल का रप्चर होना, और particularly it happens in brain, that's why brain hemorrhage is common term। ठीक है ना, जब ब्रेन की आर्टरी रप्चर होती है ऐसा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इसकी वजह भी हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा हो सकता है। इस टाइप का हम बात कर रहे हैं जी ब्लड का डिस्चार्ज हो जाना, रिकवरी। ब्रेन हेमरेज की क्या रिकवरी, डेथ हो जाती है। ब्रेन स्ट्रोक के केस में भी अक्सर ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है। इनसे आपको बचना चाहिए। बचना से क्या क्या कैसे बचना चाहिए, स्ट्रोक जो है ना लो ब्लड वॉल्यूम की वजह से होता है, और साथ साथ ब्लॉकेज की वजह से थ्रम्बस एम्बुलस बनते रहते हैं। ये क्यों बनते हैं, दरअसल थ्रम्बस और एम्बुलस जो होते हैं ना, ये इनएक्टिविटी की वजह से बनते हैं। जब आप अपने आप को ज्यादा देर इनएक्टिव रखेंगे, बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब आपने उससे अवॉइड करना है, तो अवॉइड करने के लिए आपको वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, बेकार मुबाश कुछ किया कर, हरकत में होती है बरकत खुदा की। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ब्लड अगर डायरेक्टली डिस्चार्ज होकर ब्रेन के टिश्यूज के अंदर चला जाए तो उससे डेथ हो जाती है। तो क्या नॉर्मली हमारा ब्लड हमारे टिश्यूज में एंटर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अब एक डायग्राम हमारी बुक के अंदर बनी हुई है जो हमें क्लियर करती है इस चीज के बारे में। दिस इज ब्लड कैपिलरी नंबर। ये है ना ब्लड कैपिलरी, और ये जनाब इसमें 5 नंबर डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। यहाँ से इस तरह
और ये आपका बॉडी सेल है। ठीक, सेल। तो जनाब आपकी कैपिलरी और सेल के दरमियान में क्या है? ये स्पेस कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें फ्लूइड होता है जिसका नाम है टिश्यू फ्लूइड, या इसका एक और नेम भी होता है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या एक और नेम भी होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो हमारा एक्सचेंज है मेटेरियल का जनाब, वो इस तरह से होता है आर्टरी से सब्सटेंशियल टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से सेल में। फूड और ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट, ये भी जनाब टिश्यू फ्लूइड से आते हैं। यानी ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट इस चीज का बिल्कुल नहीं है। और अगर हमारा ब्लड डायरेक्टली हमारे सेल में एंटर हो जाए फिर क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये यहाँ तक क्लियर है भाई? जी, कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो कम ब्लड प्रेशर हम कहेंगे वेन में है। नहीं, एक यूनिट एक टॉपिक रहता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड ब्लड जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम टॉपिक पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम हम पढ़ते हैं। पिक्चर में ले लूँ इसको। नहीं, खत्म नहीं हुआ। आज हमने लेट शुरू की थी क्लास, तो थोड़ा सा मजीद जो है ना ये टाइम हम लेंगे। नहीं, कल मेरी क्लास नहीं होगी, बाकियों की होगी। हाँ, बाकियों को आपने बताना नहीं है, लेकिन मेरी क्लास नहीं है जी। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। जी, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लास्ट टॉपिक ही आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।
लिम्फेटिक सिस्टम जनाब एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक कंपनसेटरी या समझ लें कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। आप इसे कंपनसेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कह लें। ये इस सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आती है, सिस्टम की जरूरत पेश क्यों आती है? वही डायग्राम जो हमने अभी बनाई है। मान लो आज अगर हम इसको दोबारा मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज ठीक है। अब और ये बात अंदर हमारे टिश्यूज हैं। ठीक हो गया। ये हमारे टिश्यूज हैं, ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज और टिश्यूज के दरमियान में क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये फ्लूइड कहाँ से आया है? ये फ्लूइड जनाब यहीं से निकला है कैपिलरीज से। ये यहाँ पे जमा होकर आया। ये और बात है कि इसमें से बहुत सारा वापस कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। मेनली जो वापस क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इसकी यहाँ पे रहती है जो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब नहीं होता। और अगर ये इसी तरह हर आउटपुट के साथ, कार्डिक आउटपुट के साथ यहाँ जमा होता रहे तो टिश्यूज के अंदर ड्रॉप्सी की कंडीशन हो जाएंगी, या जिसे आप वो कहते हैं एडीमा का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है वो नेचर में हमें एक अलग एक और कम्प्लीमेंट्री सिस्टम दिया हुआ है। उस कम्प्लीमेंट्री सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का नाम है जी लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम है? लिम्फेटिक सिस्टम। जहाँ से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है ना वो इस
सिस्टम के अंदर एंटर होता है। इस सिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं? इस सिस्टम के कंपोनेंट नंबर 1 इट इज लेंथ इज टिश्यू फ्लूइड। ये वाला जो टिश्यू फ्लूइड है, जब ये लेंथ कैपिलरीज में एंटर हो जाता है, लेंथ कैपिलरीज में एंटर हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं लेंथ। लेंथ कैपिलरीज ये हैं, ये ब्लाइंड एंडेड, ये वाली, ये जो इस तरह की मैंने बनाई है, ये ब्लाइंड एंडेड है, जिनका ये एनक्लोज है और जिनके अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे वैल्व मौजूद है। ठीक है, जैसे लैक्टियल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज ना एंटर हो जाती हैं, आपस में मिलने के बाद बनाती हैं लिम्फ वेसल। ये इनको कहा जाता है एफरेंट लिम्फ वेसल। एफरेंट लिम्फ वेसल। जी, एफरेंट लिम्फ वेसल ओपन होती है लिम्फाटिक के अंदर, लिम्फाटिक लिम्फ फिल्टर करती हैं। लिम्फाटिक कौन से, जैसे थाइमस है, टॉन्सिल है, स्प्लीन है, एडिनॉइड है, एक्सिला है और ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन आर्थराइटिस, एक्सिला अराउंड इट। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा, सबम्यूकोसा के अंदर ये मौजूद है। इनका काम होता है लिम्फ को एब्सॉर्ब करना और फिल्टर करना। लिम्फाटिक से लिम्फ फिल्टर होने के बाद कहाँ जाता है? फिल्टर होने के बाद जनाब ये जाता है इफरेंट लिम्फ वेसल। इफरेंट लिम्फ वेसल, इफरेंट लिम्फ वेसल आपस में मिलकर बनाती हैं लिम्फ डक्ट्स। सारी लिम्फ डक्ट्स मिलकर आपस में बनाती हैं एक बड़ी लिम्फ डक्ट, जिसका नाम है वैसिक लिम्फेटिक डक्ट। वैसिक लिम्फेटिक, अच्छा जो वैसिक लिम्फेटिक डक्ट है, ये ओपन होती है सबक्लेनियन वेन। सबक्लेनियन वेन क्या होती है? सबक्लेवियन वेन एक वेन है जो हमारे शोल्डर रीजन में होती है। कहाँ पे होती है? शोल्डर रीजन के। इस तरह शोल्डर रीजन में आके सबक्लेवियन वेन में आके लिम्फ जो होता है वो ब्लड का पार्ट बन जाता है। इसका पार्ट बन जाता है, ब्लड का पार्ट बन जाता है। ये इसका